नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लास में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, यानी भारत में 1857 की क्रांति, है ना। यहाँ हम भारत की बात कर रहे हैं। क्या कारण थे, लेकिन कारण लगभग सेम ही रहेंगे, भारत हो या आप राजस्थान बात करो, कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो प्रशासनिक कारण अलग रहे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण। इस तरह से हम 5 कारणों में, क्योंकि आपके एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण नहीं था, तो वो एक सामाजिक कारण को यहाँ लिख देगा। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कौन सा सामाजिक था और कौन सा राजनीतिक था। तो देखो, हम बात करते हैं प्रशासनिक या राजनीतिक कारणों की। पहला पॉइंट है आपके साम्राज्य विस्तार की नीति। अंग्रेज जब भारत में आए और उन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य, आपने जिसे पढ़ा, प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा, ठीक है, फिर धीरे धीरे मराठाओं और मैसूर से युद्ध लड़ा। तो धीरे धीरे वो क्या करने लग गए थे, वो अधिकार बढ़ाने लग गए थे। तो एक कारण ये था कि वो अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे, जिससे उनका प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। उसके अवेज में जो राजा लोग थे, ठीक है, वो उनके विरोध में खड़े हो गए। दूसरा है डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि सतारा, बघाट, उदयपुर, संबलपुर, है ना, झांसी, नागपुर, इन सबको हड़प लिया गया था। तो ये जो हड़प नीति थी, इसके कारण जो लोग बाग थे और जो राजा थे वो दुखी हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्या कर दी, क्रांति कर दी। क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है उच्च सेवाओं में भारतीयों को नियुक्त नहीं देना। जो उच्च सेवाएं थी वहाँ भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, ठीक है, उनको निम्न पदों पर ही पदस्थ किया जाता था, नियुक्ति दी जाती थी। उच्च पदों पे, अधिकारी के पदों पे उनको नियुक्त नहीं किया जाता था। फिर है नंबर 4, अंग्रेज़ों की न्याय व्यवस्था से असंतुष्टि। तो अंग्रेज़ लोग जो है और उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, तो क्या किया जाता था कि जो अंग्रेज़ लोग थे, अगर किसी अंग्रेज़ से कोई गलती हो जाए तो वो उनको माफ़ कर दिया करते थे, जबकि भारतीयों से अगर छोटी से छोटी भी गलती हो जाए तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देते थे। तो इनकी ये जो न्याय व्यवस्था थी, इससे भी क्या थे, भारतीय लोग असंतुष्ट थे। फिर हम बात करते हैं सामाजिक कारणों की। तो इसमें जो पहला कारण आता है वो आता है भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की उपेक्षा। अंग्रेज़ जो थे, तो वो जो भारतीय परंपरा थी हमारी प्राचीन काल से चली आ रही, उन परंपराओं का वो क्या करते थे, उपेक्षा करते थे, उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो इससे भी भारतीय लोग क्या थे, भारतीय जनमानस दुखी था। अगला पॉइंट है भेदभाव की नीति। भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय लोग प्रथम श्रेणी की जो टिकट होती थी रेल में यात्रा, वो नहीं कर सकते थे। उन पे लिखा रहता था कि इन डब्बों में भारतीय और कुत्तों का चढ़ना निषेध है, यानी भारतीयों की तुलना वो एक तरह से कुत्ते के साथ कर रहे। तो भेदभाव अपनाते थे, ठीक है। वो कहते थे हम तो गोरे हैं और भारतीय लोग क्या है, काले। तो ये काले गोरे की नीति चला करती थी, भेदभाव किया करते थे वो हमारे साथ। फिर है तीसरा पॉइंट, पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी नियम। अंग्रेज एक ऐसा नियम लाए जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर जो व्यक्ति सही धर्म ग्रहण कर लेगा तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और जो उत्तराधिकारी नियम थे, जब इन्होंने इसमें चेंज किया, तो ये सारे आपके सामाजिक कारणों के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं आर्थिक कारण। तो आप जानते हो किसानों का क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण हो रहा था। उन पे लगान की दरें बहुत ऊंची थी, और चाहे फसल हो या नहीं हो, ठीक है, अकाल की स्थिति भी हो, सूखे की स्थिति भी हो, उस कंडीशन में भी किसानों से भारी लगान और अत्याचार करके लगान वसूला जाता था। कोई रियायत नहीं दी जाती थी, जिससे किसान लोग भी बड़े दुखी थे। फिर है भारतीय उद्योगों को नष्ट करना। भारतीय उद्योगों को नष्ट करने के लिए आपको जो पढ़ाया था मैंने कि इन्होंने क्या किया, कच्चा माल यहाँ से लेकर और जो तैयार माल था उसको लाकर के महंगी दरों में बेचा। उससे भारतीय उद्योग धंधे क्या हो गए, नष्ट हो गए। धागा के जो मलमल के जो बनाने के कारीगर थे, उनके अंगूठे काट लिए गए। तो ऐसे अत्याचार किए गए, जिससे जनता क्या हो गई, दुखी हो गई, और उन्होंने इनके खिलाफ़ क्रांति का बिगुल बजा दिया। आगे हम बात करते हैं धार्मिक कारणों की। तो जो ईसाई धर्म है उसके प्रचार प्रसार की छूट मिल गई थी 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके अंतर्गत ईसाई लोगों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट मिल गई थी, ठीक है। तो भारतीयों को ये होने लग गया
कि ये लोग हमको ईसाई बना देंगे, हमारे धर्म संकट में आ गया है। फिर सेना में पादरियों की नियुक्ति की जाने लगी और वो पादरी लोग ईसा मसीह या ईसाई धर्म की बहुत बड़ाई किया करते थे और भारतीयों को भारतीय देवी देवताओं की बहुत उपास किया करते थे, मजाक किया करते थे, जिससे जो व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। आगे हम बात करते हैं सैनिक कारणों की। तो देखो, भारतीय सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था, तो कहा जाता है कि उस समय भारतीय सैनिकों का वेतन 9 या 10 रुपये था, जबकि जो अधिकारी लोग होते थे उन लोगों का वेतन 50 से 60 रुपये हुआ करता था। यानी अंग्रेज़ों को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा था और भारतीयों को कम वेतन दिया जा रहा था। इसी के साथ जो भारतीय लोग थे उनको ऊंचे पदों पर, अधिकारी के पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था सेना में, और भारतीय सैनिकों को विदेश भी भेजा गया था। तो बर्मा युद्ध में तो भारतीय सैनिकों ने मना किया, क्योंकि भारत में विदेश ही जाना या समुद्री यात्रा करना उस समय बुरा माना जाता था। ठीक है, अच्छा नहीं मानते थे कि आप विदेश जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, आप अपनी संस्कृति को भूल जाओगे। तो इस तरह की भावना भी प्रचलित थी। इसी के अलावा जो सबसे प्रमुख कारण है, ये जितने भी कारण पड़े इनमें सबसे प्रमुख कारण है और सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न आ जाता है या आपके जो इम्पोर्टेंट बनता है सबसे ज़्यादा, वो ये बनता है रीट के हिसाब से चर्बी वाले कारतूस। प्रश्न आ जाएगा कि तात्कालिक कारण क्या था इसका। तात्कालिक का मतलब होता है सबसे प्रमुख कारण उस समय का। तो तात्कालिक कारण आ जाए तो भी चर्बी वाले कारतूस लिख देना। चर्बी वाले कारतूस क्या थे, तो आप जानते हो कि इसमें किसकी चर्बी मिली भी होती थी, तो इस पर भी बाई चांस प्रश्न पूछ लेते। तो देखो, हम इसकी डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ मैं आपको सारी प्रश्न एक साथ समझा देता हूँ। ये सारे प्रश्न लगभग विगत एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, तो देखो आप याद कर लेना क्या क्या पूछे गए। चर्बी वाले कारतूस ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माने जाते हैं। चर्बी वाले कारतूस किस में भरे जाते थे, तो ध्यान रखना उस समय एक बंदूक आई थी एनफील्ड राइफल्स, इसमें इसका प्रयोग होने लगा था। इससे पहले कौन सी बंदूक चलती थी, तो जो पहले बंदूक चलती थी एनफील्ड राइफल के पहले, वो चलती थी ब्राउन बेस। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है कि एनफील्ड बंदूक, इसमें क्या भरे जाते हैं, चर्बी वाले कारतूस। फिर प्रश्न आ जाता है कि चर्बी वाले कारतूस में किन की चर्बी होती थी, तो ये ध्यान रखना गाय और सुअर की। अब इसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि जो गाय उसको हिंदू लोग जो होते हैं वो पवित्र मानते हैं, और जो सुअर है उसको जो मुस्लिम लोग हैं वो उसको अपवित्र मानते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते। तो गाय तो इस जो गाय हिंदू लोग तो इसलिए इसे के मुंह से खोलना पड़ता था। इसमें जो चर्बी वाले कारतूस थे इसको बंदूक में डालने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था दांतों से। तो गाय की चर्बी यानी गाय को हम एक तरह से दांत लगा रहे हैं, तो है ना, काट रहे हैं, तो ये बुरा माना जाता था। और सुअर को ये घृणित मानते थे, खराब मानते थे। इसलिए इस चीज़ का विरोध हिंदू और मुसलमान दोनों ने किया। फिर विरोध की बात आती है, तो सबसे पहले विरोध किसने किया और कहाँ किया। तो देखो, सबसे पहले विरोध किया था 29 मार्च 1857 को। किसने किया, मंगल पांडे ने किया। और आ जाए कहाँ किया, तो ध्यान रखना बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री, उसका सैनिक था कौन, मंगल पांडे। तो इस मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कब किया। ठीक है, तो आप बता देना 29 मार्च को किया था। फिर किसने किया, मंगल पांडे ने किया। किस छावनी का था, तो बैरकपुर का था। ठीक है, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, तो याद रखना 34। तो इतनी बातें ये सारे आपके रीट में या कोई भी आप एसएससी वगैरह भी पेपर दे रहे हो वहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये बेसिक पर्सन है सारे के सारे। तो आप इन सबको ध्यान में कर लेना। आगे हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आगे देखो, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की जो योजना बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, और यहाँ से 1% तो ज़रूर आएगा आपके। तो देखो, योजना किसने बनाई, तो ध्यान रखना अजीमुल्ला खां ने। कौन थे अजीमुल्ला खां, तो जो नाना साहब थे उनके सलाहकार थे। और रानोजी बापू ने, ये सतारा के थे, सतारा महाराष्ट्र में आता है। तो अजीमुल्ला खां और रानोजी बापू ने क्या बनाई थी, योजना बनाई थी क्रांति की, कि हमको क्या करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। अब उस समय गवर्नर कौन था, तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है 1857 की क्रांति के समय। तो देखो, क्रांति कैसे कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग था ये गवर्नर जनरल था उस समय। और बाद में जब हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण बाद में ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और बाद में वायसराय। तो भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो भी लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है,
इसको वायसराय की उपाधि दी गई थी, वायसराय बना दिया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। चिन्ह क्या थे, अब कैसे पता लगे कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है? तो क्या किया गया, ये आपके रीट में पूछा हुआ है प्रश्न, ध्यान रखना। चिन्ह क्या थे, संकेत क्या थे? तो कमल का फूल, कमल का फूल और रोटी, ठीक है। वहाँ गुलाब का फूल भी दे देते, ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। ये गांव का जो चौकीदार होता था, गांव का जो चौकीदार होता था, वो एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा देता था, और वो लोग अगर उसको स्वीकार कर लेते थे, इसका मतलब था कि वो लोग उसमें शामिल है, ठीक है, वो क्रांति में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सहमति पत्र था एक तरह से, आप देखो, ठीक है, या निमंत्रण पत्र मान लो। तो कमल का फूल और रोटी। तारीख क्या निश्चित की गई थी? तारीख निश्चित की गई थी 31 मई 1857 को हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। अगर ये 31 मई को क्रांति होती तो वास्तव में हो सकता है कि भारत आज़ाद हो जाता, क्योंकि निश्चित था कि 31 मई को करेंगे। सबको मालूम है कि आपको 31 मई को क्रांति करनी है। लेकिन हुआ क्या कि 10 मई को कुछ ऐसी घटना घट गई, ठीक है, सैनिकों पे अत्याचार किए गए, उनको मारा गया, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो जो सैनिक थे मेरठ के, वो उग्र हो गए और उन्होंने कुछ अधिकारियों को मार दिया, और मार करके वो कहाँ चले गए, दिल्ली, ठीक है। तो प्रश्न आ जाता है कब प्रारंभ हो गई, होनी कब थी, 31 मई को, हो गई कब, 10 मई को। अब इतने दिन पहले ही हो गई, तो मेरठ में चालू हो गई, और जगह नहीं हुई, और जगह सूचना तो थी नहीं कि व्हाट्सअप या मोबाइल कोई की एंड टू एंड सूचना पहुंच जाए, भाई तुम भी क्रांति कर दो। तो ये सूचना पहुंची, तो अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे उनको पता लगता गया क्रांति हो रही है, वैसे वैसे वो उसको दबाते हुए चले गए। तो ये गलती हो गई। अगर एक साथ ही क्रांति होती तो निश्चित ही संभवतः हम विजयी हो जाते। तो देखो, होनी कब थी, 31 मई को, हो गई कब, 10 मई को। कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना, मेरठ से प्रारंभ हुई। फिर प्रश्न आता है इसके नेता, तो 10 मई को ये मेरठ वाले सैनिक यहाँ मारपीट करके कहाँ चले गए, ये चले गए दिल्ली, और दिल्ली में जाके जो बहादुर शाह जफर था मुग़ल शासक, उसको क्या बना दिया, उसको क्रांति का नेता घोषित कर दिया। बहुत बुजुर्ग था, उसको क्रांति का नेता घोषित कर दिया। और जब हम पढ़ेंगे आखिर में क्या हुआ, इस पर भी प्रश्न आ जाता है कि जब क्रांति समाप्त हो गई और बहादुर शाह जफर भी पकड़े गए, इनको दिल्ली का जो हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ से इनको पकड़ लिया गया, ठीक है। और वहाँ से पकड़ने के बाद में इनको क्या कर दिया, इनको रंगून भेज दिया। ये प्रश्न भी आता है, कहाँ भेज दिया था, तो रंगून भेज दिया था। और रंगून में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी कब्र पे लिखा हुआ है कि हे जफर, तू इतना बदनसीब है कि तुझे, मतलब हिंदुस्तान का शासक था, बादशाह था, उसके बावजूद भी 2 गज ज़मीन दफन होने के लिए नहीं मिली इसको, यानी इसको रंगून में ही दफनाया गया, ठीक है। तो इसको रंगून भेज दिया गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इनको कहाँ भेज दिया था, तो इनको गिरफ्तार करने के बाद में कि ये हिंदुस्तान के बादशाह है, तो इनको रंगून भेज दिया था। तो ये इतनी बातें जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ प्रश्न नहीं बनता अगर किसी भी एग्ज़ाम में, तो फिर क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, फिर आपके प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्रांति हुई और उनके नेता कौन थे, ठीक है, भारतीय नेता कौन थे, और उनको दबाने वाले अंग्रेज अफसर कौन थे। तो वो हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो आगे देखिए हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चार्ट है, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी या इस तरह का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, तो वहाँ तो जनरली डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछता है, और उसमें भी केवल स्थान और नेता पहले पूछता है, बाद में और कठिन पूछता है तो फिर अंग्रेज अधिकारी पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको स्थान कौन है और नेता कौन है, क्योंकि आपके भी अगर रीट या आप सेकंड ग्रेड कोई भी दे रहे हो, तो वहाँ सबसे पहले इस तरह से या तो एक का पूछ लेता है, वरना आजकल चलन क्या है, आजकल जो प्रचलन चल रहा है कि एक साथ 4 नाम दे देगा और 4 नाम इधर दे देगा, और उसको कह देगा कि इनको मिसमैच करो। तो मिलान चिन्ह वाला आपका इस तरह का प्रश्न बन जाता है। तो ये दे देता है, ज़्यादा कठिन पूछता है तो फिर वहाँ ये भी दे देता है। जैसे आरएस लेवल की बात करें तो वहाँ फिर ये दे देता है। तो मैं आपको सारा ही समझा देता हूँ कि चाहे सरल आए चाहे कठिन आए, आपके लिए तो वो सरल होना चाहिए और आप आसानी से कर दोगे। अब मेरी बात को गौर से सुनना ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। देखो, दिल्ली, और दिल्ली के शासक कौन थे, तो आपको मालूम है बहादुर शाह। दिल्ली में कौन है भाई, जो राजा होगा वो कैसा होगा, बहादुर होगा, तो बहादुर शाह जफर, ये तो आपको पता है, ठीक है, नहीं तो इसको याद कर लेना। अब हुआ क्या, बहादुर शाह जफर है, ठीक है, और उनके बेटे भी थे, और बेटों ने क्या किया, बकत खां। तो ये तो इनका सेनापति था, ये इनका सेनापति था बकत खां, क्योंकि ये तो बहुत बुजुर्ग हो गए थे,
ठीक है। तो बुजुर्ग हो गए थे तो ये तो क्रांति का नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, तो भगत खान ने भी किया था, लेकिन हमको बहादुर शाह जफर ही पहले टिकाए, तो पहले बहादुर शाह जफर करना है, ठीक है, क्योंकि नाम तो इन्हीं का था ना। तो दिल्ली का नेता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, और अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो निकलसन और हडसन। अब आपको मैं समझाता हूँ, वैसे याद रखना, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे थे, है ना, और बेटों ने क्या किया, ऐसे मान लो कि बकत खा यानी बतख खा गए, ये लिखा हुआ बखत है, आप तो ये मानो कि जैसे कोई मुर्गी खाता है, वैसे वो क्या किए, बतख को खा गए। तो बतख को खा गए तो पिताजी को गुस्सा आ गया बहादुर शाह को, क्या तुम बतख को ही खा गए, मेरी प्रिय बतख थी। तो उन्होंने क्या कहा, निकल यहाँ से, ठीक है, निकल। तो निकल से हो जाएगा निकल सन, क्योंकि यहाँ सन लगा हुआ है ना, तो बेटे को कह रहे हैं निकल, निकल यहाँ से, तो निकल सन हो जाएगा। और हडसन, ठीक है, दूसरे बेटे का नाम क्या है, ऐसे याद रखो, अंग्रेज अधिकारियों के नाम है, लेकिन आप ऐसे याद रखो कि बहादुर शाह जफर है, उनके बेटे ने क्या खा ली, बतख खा ली, कि मांसाहारी हो गया, हड़क गया, तो हड़क से हडसन आ जाएगा, और निकल यहाँ से तो निकलसन याद आ जाएगा। तो ये अंग्रेज अधिकारी हो गए, ये आपके नेता हो गए। फिर आगे हम बात करते हैं अवध की। तो देखो जो अवध है ना, यहाँ कुशासन के, एक बात और प्रश्न याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ, आपके रीट में भी पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है, कुशासन का आरोप लगाकर कौन से प्रदेश को हड़प लिया, तो ध्यान रखना अवध को। और यहाँ के जो नवाब थे वो थे वजीउल्लाह शाह, ठीक है, तो उनको हड़प लिया था। उसके बाद में जो बेगम हजरत महल है, तो इन्होंने यहाँ का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेगम थी उस समय और हजरत महल थी। आप कैसे याद रखोगे, देखो अवध, तो वध किसका नहीं करोगे भाई, जो वजीउल्लाह शाह है कि उनका वध कर दिया, और अवध किसको नहीं मारा, बेगम को, ठीक है, बेगम को नहीं मारा, बेगम हजरत महल। अब क्या याद रखोगे, ऐसे याद रखना आप कि जो अवध आ जाए, या जैसे आपके यहाँ पे लखनऊ भी आ जाता है, कभी कभी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आ जाता है, लखनऊ भी आ जाता है। तो आप याद रखना कि अवध या लखनऊ, तो लखनऊ आ जाए तो नऊ, नऊ कौन, नऊ की जगह याद रखना नई, और नई कौन है, बेगम। और आप जानते हो नई नई जो शादी होके जब आती है औरत, तो वो क्या करती है, कोलिन, कोलिन से याद रखना कोल, ठीक है, जैसे ही फ्री हुई वैसे ही घर वालों को कौन मिलाएगी, मम्मी को फ़ोन मिलाएगी, मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि नई नई जो बेगम आई वो क्या करती है, कॉल करती है, ठीक है, तो कॉल करती है, फिर कॉल से याद आ जाएगा कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। फिर आगे देखो कानपुर, तो कान ने से याद रखना नाना साहब, ने से क्या याद रखना, नाना साहब। और यहाँ नई बेगम कॉल कर रही थी, और यहाँ नाना जी भी फ्री बैठे हुए, वो भी क्या कर रहे, वो भी कॉल कर रहे, तो यहाँ दोनों स्थानों पे कॉलिन कैंपबेल था। फिर आगे झांसी, तो झांसी में आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई थी, तो कोई कठिन ही नहीं, आपको बचपन से पढ़ाया आपने कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की रानी। इन्हीं के साथ कभी ये नहीं दे दे, तो ये टाटा टोपे ने इनकी हेल्प की थी, तो इसलिए ये भी दे देते, तो आपको यहीं से मैच कर देना। फिर यहाँ जो अधिकारी था उसका नाम था ह्यूरोज, तो आप कैसे याद रखना, झांसी की रानी, और रानी को हम क्या दे रहे हैं, रोज, रोज यानी आप जानते हो ना गुलाब का फूल, ठीक है, तो रोज ह्यूरोज है, तो ह्यूरोज में से आप रोज याद रखना, रोज किसको दोगे, किसको दोगे, जो रानी होगी, रानी के हाथ में होता है गुलाब का फूल, तो रानी को हम क्या दे रहे हैं, रोज़ दे रहे हैं, गुलाब का फूल दे के, ठीक है। या इतनी क्या कहते हैं, मेहनत से लड़ी थी कि हम इनको क्या दे रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं, गुलाब चढ़ा रहे हैं इनकी भेंट पे। और एक ह्यूरोज का कथन भी है, वैसे पूछता नहीं है पर बता देता हूँ मैं आपको, इनका एक कथन आता है कि यहाँ जितने भी सोए भी मर्द हैं उनमें अकेली जो ये रानी है ये अकेली मर्द है। ये इन्होंने कथन कहा था ह्यूरोज ने, जब इनकी मृत्यु हो गई और चारों ओर लाश ही लाश बिछी हुई थी, तब जो ह्यूरोज अधिकारी आया तो उसने कहा कि यहाँ जितने भी ये लाशें पड़ी हुई हैं इनमें अकेली मर्द, अब है तो ये औरत लेकिन इनको मर्द की संज्ञा दी है, क्यों दी है कि इतनी बहादुरी के साथ कि आदमी भी नहीं लड़े, इतनी बहादुरी के साथ लड़ी, इसलिए किसने कहा था ये कथन, तो ध्यान रखना ये कथन कहा था रानी लक्ष्मीबाई के लिए ह्यूरोज ने। तो रोज़ किसको दोगे, रानी को दोगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि झांसी का अधिकारी कौन था, ह्यूरोज। जगदीशपुर, जगदीशपुर है आपके बिहार के अंदर, तो कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि जगदीशपुर है कहाँ, तो याद रखना जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में। यहाँ का शासक कौन था, कुंवर सिंह। अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो विलियम टेलर या
विंसेंट आयर। अब क्या करेंगे, देखो आप ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना मैं बताता हूँ आपको। यह मान लो जगदीश नामक जो व्यक्ति है उसकी शादी है, ठीक है, वो क्या बन गया, कुंवर की जगह वर। याद रखो, जब आदमी दूल्हा बनता है, वर बनता है, तो वो क्या करता है, टेलर के पास जाता है। भाई आजकल तो हम शोरूम में जाते हैं, कपड़े खरीद लाते हैं, लेकिन पहले के टाइम टेलर के पास जाते थे, आजकल भी जाते हैं। अगर हमको शेरवानी या कुर्ता सिलवाना है नहीं तो हम टेलर के पास ही जाएंगे, ठीक है। तो वर क्या करेगा, वर जाएगा टेलर के पास, ठीक है, और टेलर के पास जाएगा और किसको लेकर जाएगा, आयर की जगह यार। यार को लेके जाते हैं ना दोस्तों को, तो टेलर याद हो गया और आयर से आयर याद हो गया, ठीक है। तो जगदीश नाम का व्यक्ति है, वो बिहार शादी करने जा रहा है और कुंवर यानी वर है, और वो किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है आपके टेलर के पास जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर देखो रुहेलखंड, ठीक है, रुहेलखंड आ जाए या फैजाबाद। फैजाबाद की जगह आप याद रखना फेटा। आप जानते हो ना फेटा, सिर पे जो पगड़ी बांधते हैं उसको हम फेटा भी कहते हैं। तो फेटा कौन बांधता है, तो जो दूल्हा होता है, अहम दुल्ला है। तो आप दुल्ला याद रखो कि जो दूल्हा होता है वो क्या रहता है, वो फेटा बांधता है। और फेटा बांधने के हम क्या मान लेते हैं कि रेनाड, यानी वो क्या हो गया, रेडी हो गया शादी के लिए। जब तक आप फेटा नहीं बांधोगे, सिर पे पगड़ी नहीं लगाओगे, जिसको हम कहते हैं साफा, दूल्हे का सेहरा, तो जब तक आप सेहरा नहीं बांधोगे तब तक मान लेंगे कि दूल्हा है, ठीक है। वो जो सेहरा बांधते हैं, वो जो सिर पे फेटा बांधते हैं, उससे ही तो पता लगता है ये दूल्हा है, ठीक है, ये बाराती है। बिना उसके हम रेडी मान लेते हैं, तो रेडी याद रखो, रेनॉड याद आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी देखो इलाहाबाद, इलाहाबाद या बनारस आ जाए तो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे लियाकत अली थे। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखो कि इलाहाबाद से लिया, इलाहाबाद से लिया, क्या लिया, नील लेके आ जा। इलाहाबाद से क्या लिया, आप जानते हैं ना कपड़ों में नील देते हैं, तो नील से कपड़े चमक जाते हैं, तो नील, ठीक है। तो क्या लिया, तो नील लिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर देखो बरेली, और बरेली के फेमस क्या है, बरेली गुड़ के लिए भी फेमस है। तो आप तो याद रखोगे बरेली में क्या है, खान है। बरेली में क्या है, खान है। और खान काहे की है, गुड़ की। और गुड़ खाने से क्या आ जाते हैं, बहादुर बन जाते हैं, क्योंकि गुड़ खाने से रक्त शुद्ध होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो हम ताकतवर भी बनेंगे, बहादुर भी बनेंगे। तो बरेली में क्या है, खान है, तो खान बहादुर याद आ जाना चाहिए। और ये खान बहादुर का एक और नाम था, बकत खा भी कहते थे इनको। ये बकत खा, ये बहादुर शाह वाले, ठीक है। तो बरेली में किसने किया, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रख लेना। बरेली में किसने नेतृत्व किया, तो खान बहादुर खान ने। तो बरेली में क्या है, खान है, तो खान बहादुर याद आ जाएगा। और खान बहादुर के बाद में ये नाम आप याद रखना कि जब आपके गुड़ की खान है तो उससे आपको क्या होगी, आय भी होगी, ठीक है, तो आयर हो जाएगा। और आप कैंपबेल यानी फ़ोन पे ही जानकारी लोगे भाई कितना गुड़ बिका नहीं बिका। तो इस तरह से आपको सारा याद हो जाएगा। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली में था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र थे। और अंग्रेज़ अधिकारी निक्सन और हडसन, याद रखना कि बहादुर शाह के बेटे थे, और उन्होंने क्या खाली बतख खाने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को निकाल दिया, तो निकलसन हो गया, हडसन, तो हडसन हो गया। फिर अवध, अवध में कुशासन का आरोप लगाकर, या लखनऊ है ना, अवध में कुशासन का आरोप लगाकर वजीरुल्लाह शाह को हटा दिया था, ठीक है। या लखनऊ आ जाए तो लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थी। तो नौ जो नई नई बेगम आती है वो क्या करती रहती है, कॉल करती रहती है, तो कॉल से कॉलिन कैंपबेल हो जाएगा। फिर नाना साहब कान, तो कान पे आप जानते हो क्या लगाते हैं, तो कान ने से नाना साहब। और कान पे भी क्या लगाते हैं, जब कॉल करते हैं तो फ़ोन को कहाँ लगाते हैं, तो कान पे हम लगाते हैं फ़ोन को, तो कॉलिन कैंपबेल हो जाएगा। फिर झांसी, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, कि रोज़ के जैसी थी, गुलाब के फूल के जैसी थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, लेकिन दुश्मनों के लिए कांटे की जैसी थी। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक। फिर जगदीशपुर, तो जगदीश की क्या हुई, शादी हुई, वो वर बना। और वर बनने पे कहाँ गया, टेलर के पास गया नए नए कपड़े सिलवाने, तो टेलर हो जाएगा। और यारों को लेकर गया, दोस्तों को लेकर गया, ठीक है, या फिर विंसेंट सेंट लगा के गया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फिर देखो रुहेलखंड, फैजाबाद, फैजाबाद की जगह फेटा याद रखना। फेटा कौन बांधता है, जो दूल्हा होता है, और दूल्हा फेटा बांध के क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो जनरल रेनाड याद रखना। फिर इलाहाबाद या बनारस, तो इलाहाबाद से क्या लिया, तो आप कहोगे नील लिया, तो नील आ जाएगा, कर्नल नील। फिर बरेली, तो बरेली में क्या है, खान है, तो खान बहादुर याद आ जाएगा। और खान बहादुर से, खान से क्या हो रही है, हमको आय हो रही है, तो आयर याद आ जाएगा। और हम फ़ोन पे ही जानकारी ले रहे हैं तो कैंपबेल।
तो इस तरह से ये सारे आपके जो नेता थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो सारा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप इसको थोड़ा आपको सरल भी लग सकता है, थोड़ा कठिन भी लग सकता है, पर एक दो बार आप वीडियो को देखना, सुनना, ध्यान से लिखने का प्रयास करना, तो आपको याद हो जाएगा। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। फिर आप कभी नहीं भूलोगे। आगे हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये देखो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, मोस्ट है, याद रखना। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इनको हम तात्या टोपे कहते हैं, है ना। ये एक टोपी लगाते थे तो इसलिए इनको तात्या टोपे मान लो कहा जाता था, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था ना वो था रामचंद्र पांडुरंग। और ये प्रश्न भी हमारे पूछा गया है रीट में, तो आप याद रखना रामचंद्र पांडुरंग। फिर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कथन कहा था, क्या कहा था कि भारतीय राजाओं ने तूफ़ान को रोकने में बांध का काम किया। इन्होंने कहा कि तूफ़ान आया और उस तूफ़ान में जो मतलब राजा थे, भारतीय राजा, इन्होंने बांध का काम किया, यानी भारतीयों ने क्रांति की और भारतीय राजाओं ने हमारा साथ दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमको रातों रात भारत छोड़ के भागना पड़ता। तो ये भी एक इसका फॉल्ट माना जाता है। अगर भारतीय राजा भारतीयों का साथ दे देते तो अंग्रेज उसी समय भारत छोड़ के चले जाते। फिर 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बना? तो आप बता देना, पील आयोग, क्योंकि सेना किसे क्रांति कहाँ से चालू हुई थी? सेना से। तो सैनिक कारण था, तात्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि अगर हम अपनी सेना को मजबूत बनाएं, इसमें जो भारतीयों की भर्ती करते हैं, तो उसके पुनर्गठन के लिए उन्होंने कौन सा आयोग बनाया? तो पील आयोग या पील कमीशन आ जाता है। तो ये आयोग इन्होंने गठित किया था। फिर बेगम हजरत महल का और नाना साहब क्रांति के बाद कहाँ चले गए? तो देखो तात्या टोपे को तो क्या हुआ था? तात्या टोपे को तो फांसी दे दी गई थी, और एक तरह से कहा जाता है अंतिम फांसी प्राप्त करने वाला यही व्यक्ति था। जैसे इस व्यक्ति को फांसी दे दी गई, इसके एक मित्र था, ठीक है, मानसिंह नरवर का, उसने इसको पकड़वा दिया था धोखे से। तो तात्या टोपे को नरवर के जंगलों से पकड़ लिया गया था और इनको क्या दे दी? फांसी दे दी। और फांसी देने के साथ ही ये क्रांति का क्या मान लिया गया? अंत मान लिया गया। तो ये अंतिम शहीद मान लो। और प्रथम जो फांसी दी थी वो आप जानते हो, मंगल पांडे को दी थी सबसे पहले फांसी। फिर हम बात करें बेगम हजरत महल और जो नाना साहब है, तो ये कहाँ चले गए थे? तो ध्यान रखना दोनों के दोनों, आपको मैंने कहा था ना, नई बेगम क्या करती है? कॉल करती है। और नाना साहब भी क्या कर रहे थे? कॉल कर रहे थे। तो फ़ोन पे बात किससे कर रहे थे? तो ऐसे याद रखना, नेपाल से। नेपाल में तो ये दोनों फ़ोन पे बात करके कहाँ निकल लिए? ये दोनों के दोनों नेपाल चले गए। फिर है वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही मोस्ट पुस्तक है। अगर पुस्तक पे प्रश्न आता है, हिस्ट्री में कम ही आते हैं, लेकिन अगर आता है तो ये पुस्तक पूछ ली जाती है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी थी वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक है लिखी थी वी.डी. सावरकर ने। और कुछ इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मुस्लिम षड्यंत्र कहा, क्या किसने कहा, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो 57 की क्रांति है उसको किसने क्या कहा, ठीक है। वैसे ऐसा प्रश्न नहीं बनता, अगर बनता है तो क्या बनता है फिर वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे याद रखोगे। देखो सैनिक विद्रोह कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने कहा कि जो क्रांति हुई थी ये क्या था? सैनिकों का विद्रोह था। तो ये कहने वाले थे जॉन लॉरेंस सीले, जॉन लॉरेंस थे, सीले थे, और सर सैयद अहमद खां थे। अब आप कैसे याद रखना? आप याद रखना से सैनिक, और सैनिक क्या हो जाते हैं? सैनिक मर जाते तो उनकी जान चली जाती है और क्या बन जाती है? लाश। तो जान और लाश से लॉरेंस हो जाएगा। से सैनिक है, से सीले हो जाएगा, सील, ठीक है। फिर से ही सैयद हो जाएगा, ठीक है। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने कहा, सीले ने कहा, सर सैयद अहमद खान ने कहा। ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर देखो मुस्लिम षड्यंत्र या मुस्लिम लोगों की प्रतिक्रिया थी। मुस्लिम लोग, क्योंकि जो हमने इसमें देखा कि मुस्लिमों ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो मुस्लिम लोगों की प्रतिक्रिया है, षड्यंत्र किसने कहा? तो सर जेम्स आउटरम। तो आप ये नाम याद रखना, आउटरम, क्योंकि ये नहीं भी देगा तो ये तो देगा ही, आउटरम। तो ऐसे याद रखना कि मुस्लिमों को हमने क्या कर दिया? आउट कर दिया। क्या कर दिया? आउट, यानी बाहर भेज दिया ना, भारत से पाकिस्तान भेज दिया। तो पाकिस्तान भेज दिया यानी आउट कर दिया, ठीक है। तो मुस्लिमों को क्या कर दिया? आउट। आउट से याद आ जाएगा आउटरम, ठीक है। फिर आउट कर दिया और हमने क्या कह दिया कि तुम्हारा टेलर भी साथ में ले जाओ, ठीक है। क्या ले जाओ? टेलर। क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम टोपी का क्या करेंगे? मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं या जैसे जिस तरह की पोशाक पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो हमारे तो काम आएगा नहीं है टेलर, ठीक है। तो मुस्लिम टेलर,
तो ऐसे करके आप याद रख लेना। वैसे ज़्यादातर यही देते, तो ये मैंने आपको बता दिया। मुस्लिम को क्या कर दिया, आउट कर दिया, बाहर कर दिया, तो आउटर में याद रख लेना। फिर है राष्ट्रीय विद्रोह। भाई ये चीज़ केवल समझाने के लिए, कोई इसको अदरवाइज नहीं ले, ठीक है, हम यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय विद्रोह, तो देखो राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन थे, बेंजामिन डिज़रेली। अब कैसे याद रखना, राष्ट्रीय, यहाँ तो हम कह रहे हैं केवल मुसलमानों ने षड्यंत्र किया, यानी हिंदू लोग नहीं थे, ये कह रहे केवल सैनिक थे, यानी और लोग नहीं थे, जनता नहीं थी। ये कह रहा है राष्ट्र, यानी पूरे राष्ट्र ने। और जब पूरा राष्ट्र में आप जानते हो सैनिक, हिंदू, मुस्लिम सब लोग शामिल हो जाते हैं, तो ये कैसे हो जाता है, ये बड़ा डेंजर वाला काम हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डेंजर वाला काम हो जाता है। तो डेंजर बोलोगे तो क्या याद आ जाएगा, डिज़रेली, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह कैसा होता है, डेंजर होता है, तो डेंजर याद रखना, क्या याद आ जाएगा, डिज़रेली याद आ जाएगा आपको। फिर हम बात करें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, वीडी सावरकर, ठीक है। तो वीडी सावरकर ने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब बाई चांस आपके पूरा पूछेगा, अन्यथा अगर आपको सर एक ही प्रश्न बताओ इसमें से, तो सबसे मोस्ट अगर आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जो मतलब इस कैटेगरी में आता है, रीट हो, सीटेट हो या एमपीटेट, कुछ भी आप ऐसा दे रहे हो एग्ज़ाम, तो वहाँ सिर्फ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला कौन व्यक्ति था, तो आप याद रखना वीडी सावरकर। सेकंड ग्रेड दे रहे हो तो मिसमैच वाला आ सकता है, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो तो भी आपके मिसमैच वाला आ सकता है, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी इस तरह का प्रश्न बनता है। लेकिन अगर आप केवल एक प्रश्न की बात करो तो ये ज़रूर याद कर लेना, ये मोस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो याद रखना वीडी सावरकर ने। तो ऐसे याद रखो, स्वतंत्रता के लिए हमने क्या किया कि हम विजेता, तो वी, ठीक है, तो बीडी की जगह क्या याद रख लो, वीडी, वीडी सावरकर, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखना। तो वैसे अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति बहुत बड़ी है, कम से कम 2 वीडियो और बन जाए 1-2 घंटे के, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि वो कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट स्कूल लेक्चरर लेवल का काम हो जाता है। आपको रीट या फर्स्ट ग्रेड तक भी इतना ही पूछा जाता है, तो आपको मैंने इतना बता दिया। आप इसको ध्यान से देखिए, याद कीजिए, तो आपको संभवतः प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।